हेलो स्टूडेंट। आज कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्ज का 5वां लेक्चर है। पहला लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ के संबंध में चर्चा की थी और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसकी चर्चा की थी। और बाकी 4 लेक्चर न्यूमेरिकल पर आधारित है। न्यूमेरिकल फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। न्यूमेरिकल के थ्रू यदि आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और साथ ही साथ आईआईटी, नीट आदि एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल का ही महत्व है। अतः न्यूमेरिकल पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। कोई भी टॉपिक एक दिन यदि पढ़ाया जाता है तो उस पर आधारित 4-5 लेक्चर लगातार न्यूमेरिकल्स पर ही आधारित होंगे। तो आज लास्ट लेक्चर है कूलम्ब्स लॉ पर। इसमें आज जो भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वो फिल ऑफ द ब्लैंक्स टाइप का भी है, ट्रू फॉल्स भी है और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस टाइप का भी है। अब इसमें देखें, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज each carrying 1 microcoulomb are placed along x-axis at x1 meter, x2 meter, 4 meter, 8 meter, dash dash dash, so on. The force on 1 coulomb point charge at x is equal to 0 is this, then x is equal to what? क्वेश्चन को पहले रिप्रेजेंट करते हैं फिगर के जरिए। मान लीजिए कि यह एक्स एक्सिस है और क्वेश्चन में दिया है कि x 0 पर एक हम चार्ज रखते हैं 1 कूलम्ब। तो यहाँ पे कूलम्ब, दिस 1 कूलम्ब चार्ज है 0 पे, x इज इक्वल टू 0। और 1 मीटर पर, 2 मीटर, 4 मीटर पर एक एक माइक्रो कूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है। तो सपोज दिस 1 मीटर 1 माइक्रो कूलम्ब, 2 मीटर 1 माइक्रो कूलम्ब, अब 4 मीटर 2 गुना होते जा रहा है, 1 2 4, 4 मीटर 1 माइक्रो कूलम्ब एंड सो ऑन। इसी तरह रखा जा रहा है लगातार टू इन्फिनिटी। तो इन सभी चार्जेस के कारण जो इन्फिनिटी तक रखा हुआ है, 1 मीटर पर 1 माइक्रो कूलम्ब, 2 मीटर पर यहाँ से 2 मीटर, 3 मीटर 4 मीटर पर, फिर 8 मीटर पर, इस तरह से इन्फिनिटी तक जो 1 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है। इसके कारण x इजिकल टू 0 पर रखे गए चार्ज 1 कूलम्ब पर कितना फोर्स लग रहा है, तो x का वैल्यू बताइए। अब यहां देखें, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज को सपोज दिस इज स्मॉल क्यू और एक कैपिटल क्यू, इसके बीच का दूरी 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन। यदि सभी के कारण 1 कूलम्ब पर लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्स एट 1 कूलम्ब विल बी Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ का दूरी 1 मीटर, प्लस QQ 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 स्क्वायर, प्लस QQ 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 स्क्वायर, 1 2 4 फिर 8 QQ 4 पाई एप्सिलॉन 0 8 स्क्वायर एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको यदि हम ऐड करें, दिस इज Q स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन 0
इसको हम कॉमन ले लें। अब इसको लिख सकते हैं 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/4² सॉरी प्लस 1/8² एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज q स्मॉल q 4πε0 1 प्लस 1/1² यानी 1 प्लस बाकी में से 1/2² को कॉमन ले लें, तो दिस इज 1/1² प्लस 1/2², यहाँ देखें 4² यानी 2² इंटू 2² प्लस 1/4² प्लस 1/8² टू इन्फिनिटी। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स है, फिजिक्स कम है, मैथमेटिक्स ज़्यादा है। इसको यदि हम सम अप करने के लिए मान लीजिए कि a पूरा y है, a पूरा y है, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दिस 1² प्लस 2² प्लस 1/4² 1/8² दिस वे। अब y दिस, इसको हमने y माना, इसको y माना यानी ये y है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन इसके बराबर होता है, इसके सिमिलर एक्सप्रेशन है, यानी इसको कह सकते हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 इंटू वाई, यानी इसको लिख सकते हैं दिस इज 3/4y इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू 4/3, यानी इसका वैल्यू 4/3 है, इसका वैल्यू 4/3 है। तो f इज इक्वल टू अब लिख सकते हैं 4/3 q/4πε0 AF फोर्स। तो जो इन्फिनिटी तक जो चार्जेस रखे हुए थे 1 कूलम, उसके कारण 1 कूलम पर लगता हुआ फोर्स हमने कैलकुलेट किया दिस मच। अब कह रहा है यह फोर्स जो है दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस, यानी 4/3 इंटू कैपिटल Q 1 कूलम, स्मॉल q 1 माइक्रो कूलम यानी -6 कूलम, 4πε0 यानी 9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है x इंटू 10⁻3, x इंटू 10⁻3। अब 6 दिस कैंसिल, 3 तिहाई 9 यानी x इज इक्वल टू 12। इसमें देखिए फिर से मैं रिपीट कर दूं, ओरिजिन पर 0 पर टोटल 1 कूलम चार्ज था और एक्स एक्सिस पर
1 मीटर पर 1 माइक्रोकूलम, फिर 2 मीटर पर 1 माइक्रोकूलम, 4 मीटर पर, 8 मीटर पर, इस तरह 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ था। इसके कारण इस पर लगता हुआ फोर्स ए है, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना था। अब हमने सभी 1 माइक्रोकूलम के चार्ज के कारण एक कूलम जो ओरिजिन पर रखा हुआ था उस पर फोर्स को हमने कैलकुलेट किया। थोड़ा सा मैथमेटिकल हमने मेथड लगाया इसमें कैलकुलेट करने में, और x इक्वल टू 12 हमें प्राप्त हुआ। क्लियर? अब यदि आपके जहन में कोई न्यूमेरिकल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे जैसे मैं टॉपिक वाइज पढ़ाते जाऊंगा, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से भी मिले, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है ताकि मैं आपके प्रश्नों को ले सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 3 concentric metallic spherical cells of radii r, 2r, 3r are given charges q1, q2, q3 respectively. It is found the surface charge densities on the outer surface of the cells are equal, then the ratio of the charges. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 3 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर है, 3 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर, एक स्फीयर देखिए 3 स्फीयर, इसका रेडियस इस सेंटर है, रेडियस r, 2r और 3r। अंदर का स्फीयर शेल का r, 2r और 3r, तो 3 सेल्स इस तरह का कॉन्सेंट्रिक है। और इसमें कहा गया कि इस पर Q1, Q2, Q3 चार्ज है। सबसे जो अंदर है इस पर हमने Q1 चार्ज डाला, इस पर Q1 चार्ज डाला, इस पर Q2 डाला और इस पर Q3 चार्ज डाला। अब यह पाया जाता है कि the charge densities on the outer surface of the cells are equal, then the ratio of the charges. यदि चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज हमने डाला, यदि यह चार्ज डेंसिटी तीनों पर, सरफेस डेंसिटी, चार्ज का सरफेस डेंसिटी तीनों पर इक्वल हो, तीनों पर इक्वल हो, तो Q1, Q2, Q3 का रेशियो क्या होगा? अच्छा सवाल है। अब देखें, ये चूंकि मेटेलिक स्फीयर है, यहां थोड़ा ध्यान देने की चीज है, मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर सेल्स। मेटल, जब भी मेटल न्यूमेरिकल में आता है और चार्ज का प्रॉब्लम जब देखते हैं तो उसमें इंडक्शन भी होता है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है, जिसके कारण चार्ज डेवलप करता है। अब यहां देखें, क्यू चार्ज हमने इनर स्फीयर पर दिया है, ये पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है। तो इस क्यू चार्ज के कारण जो 2r वाला सेल है, 2r वाला सेल, इसके अंदर में माइनस Q1 चार्ज डेवलप होगा, यानी इस पर प्लस Q2 दिस, इस Q1 चार्ज के कारण इधर माइनस Q1 इंड्यूस होगा और इस तरह प्लस Q1, नेट चार्ज जीरो रहेगा अभी, मतलब Q1 कोई इंड्यूस चार्ज नहीं होगा। इधर माइनस Q1 इंड्यूस होगा, ये प्लस Q1 इंड्यूस होगा, और पहले से इस पर चार्ज है Q2,
प्लस Q2, यानी इस सरफेस पर टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2, इसके सरफेस पर टोटल चार्ज Q1, इसके सरफेस पर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। इसी तरह अब ये दोनों चार्ज मिलके जो सबसे बाहर वाला सेल है, मान लीजिए इस सेल को नाम देते हैं ABC, तो A के आउटर पर टोटल Q1 चार्ज, B के सरफेस पर Q1 प्लस Q2 चार्ज चूंकि इंड्यूस्ड होगा यहाँ, और इसी तरह B इंड्यूस्ड करेगा C को और अंदर में इंड्यूस्ड होगा माइनस Q1 और माइनस Q2 इस प्लस के कारण, यानी बाहर में इंड्यूस्ड होगा प्लस Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 चार्ज पहले से इसके पास है, प्लस Q3 चार्ज पहले से इसके पास है, यानी सरफेस पर, इसके सरफेस पर A1 सेल के सरफेस पर Q1 चार्ज, B सेल के सरफेस पर Q1 प्लस Q2 चार्ज और C सेल पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज। अब इसका कहना है कि सरफेस डेंसिटी तीनों का एक समान है। अब सरफेस डेंसिटी हम निकाल लेते हैं, तो सरफेस डेंसिटी Q1 का, Q1 R रेडियस है, 4 पाई R स्क्वायर, दूसरे का सरफेस डेंसिटी Q1 प्लस Q2, 4 पाई 2R, यानी R स्क्वायर इंटू 4, दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 3R, यानी 4 पाई R स्क्वायर इंटू 3 तीनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर इसमें कहा गया है, इसलिए तीनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने इक्वेट कर दिया। अब ये यदि मान लीजिए K के बराबर है, K कोई भी कांस्टेंट K के बराबर है, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, तो Q1 इज इक्वल टू, यदि K कहें तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4K, यानी 4 इधर जाएगा 4K, तो Q1 इज इक्वल टू K यदि है तो Q2 इज इक्वल टू 4K माइनस K यानी 3K। इसी तरह Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 9K, और Q1 प्लस Q2 4K, Q1 प्लस Q2 4K, यानी Q3 इज इक्वल टू 5K, यानी 9K माइनस 4K, ये 4K तो 5K। अब देखिए यहाँ Q1 Q2 Q3 इसका रेशियो निकाला जा सकता है, Q1 Q2 और Q3 रेशियो, दिस इज 1:3:5। क्लियर है? फिर से इसको देखें, मुख्य इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि जो चार्जेस तीनों सेल पर Q1 Q2 Q3 हैं, उसके अलावे सरफेस पर चार्ज इंडक्शन के कारण बढ़ेगा, और ये चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज है। इनर सेल पर यदि Q1 है तो इसके बगल वाला सेल यानी सेल B2, सेल B पर सेल A का चार्ज सेल B पर इंड्यूस करेगा, यानी अंदर में माइनस Q1 होगा तो बाहर में Q2 होगा। इस तरह हमने सरफेस चार्ज को पहले कैलकुलेट किया, फिर उसका हमने सरफेस डेंसिटी निकाला, सरफेस डेंसिटी निकाल के और हमने रेशियो निकाला। ओके, कोई दिक्कत?
अब इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्फीयर रिड्यूसेस, अच्छा ऊपर से, टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर from a common point by two non-conducting massless string of same length. Okay, at equilibrium the angle between string is alpha. The spheres are now immersed in a liquid of dielectric constant 21 and density 800 kg. If the angle between string remains same after immersion, अच्छा ओके, देखिए इसमें दो स्ट्रिंग के जरिए दो आइडेंटिकल स्फीयर को लटकाया गया है। दो आइडेंटिकल स्फीयर इस तरह है। इसमें कहा गया है सेम मास एंड चार्ज, मतलब इसका मास यदि m है, चार्ज q, इसका भी मास m और चार्ज q। कॉमन पॉइंट, टू नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ, लेंथ भी इसका सेम है, सपोज लेंथ l है, l है। और एंगल बिटवीन स्ट्रिंग इज अल्फा, यहाँ अल्फा एंगल बन रहा है। द स्फीयर्स आर नाउ इमर्स्ड इन ए लिक्विड, अब इस दोनों स्फीयर को किसी लिक्विड में डुबा दिया जाता है। नाउ इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 एंड डेंसिटी दिस। अब इसे सेम स्फीयर को एक लिक्विड में डुबा दिया जाता है। इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K = 21 और डेंसिटी 800 kg पर क्यूबिक मीटर। कहा गया है कि इफ द एंगल बिटवीन स्ट्रिंग रिमेन्स सेम आफ्टर इमर्शन, यदि डुबाने के बाद भी यदि ये एंगल अल्फा ही होता है, ये अल्फा ही रहता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्फीयर रिमेन्स कांस्टेंट। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स। अब इसमें देखिए आईआईटी के क्वेश्चंस में एक से ज्यादा ट्रू हो सकते हैं, एक से ज्यादा फॉल्स हो सकते हैं, सॉरी एक से ज्यादा ट्रू हो सकते हैं, इसलिए एक एक को चेक करना पड़ेगा कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्फीयर रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कह रहा है कि इस दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इस दोनों के बीच वो कांस्टेंट होगा। अब देखें, चूंकि अल्फा दोनों में सेम है, लेंथ दोनों में सेम है, एल सेम है, तो ये दूरी भी सेम होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ फोर्स यदि हम निकालें, कैलकुलेट करें, तो दिस इज सिंपल Q², Q दोनों का चार्ज 4 पाई, चूंकि हवा है इसलिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ε0, और दोनों के बीच सपोज डिस्टेंस d है तो d²। डिस्टेंस वही सेम डिस्टेंस यहाँ भी है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ बदल रहा है, यहाँ लिक्विड है जिसका 21 है, तो F = QR, चूंकि चार्ज वही है, QR अपॉन 4 पाई ε0 और इंटू K यानी 21 नीचे में, और d²। यहाँ देखिए, यहाँ फोर्स 21 गुना कम हो गया, K = 21, यानी ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स काफी कम है। यानी पहला इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्फीयर रिमेन्स कांस्टेंट, नो, रॉन्ग।
ये सेम नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, दोनों वैरी करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्फीयर रिड्यूसेस, यस इलेक्ट्रिक फोर्स इतना है, ये रिड्यूस हो गया 21 टाइम्स, ये रिड्यूस किया है, तो बी यस। मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज दिस, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास डेंसिटी कह रहा है 840 केजी पर क्यूबिक मीटर, तो इसमें अब देखें, इसमें तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि इस स्ट्रिंग में टेंशन है T, इस दोनों के बीच फोर्स सपोज F जो इस तरफ लग रहा है, इसका मास यदि m है तो दिस इज mg, नीचे लग रहा है। अब ए आधा एंगल अल्फा बाई 2 हो गया, दिस अल्फा बाई 2, तो दिस मीन्स दिस इज T cos अल्फा बाई 2 और T साइन अल्फा बाई 2। यहां से ए इसको बैलेंस करेगा और दिस इसको बैलेंस करेगा, दिस मीन्स T साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू F, यानी दोनों चार्ज के बीच लगता हुआ फोर्स जो हमने पहले निकाला था, और T cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू mg। यदि दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई mg, ये ईयर में। अब इसी तरह जब लिक्विड में हम डाल दिए हैं तो यहां देखें क्या होगा। लिक्विड में डालते हैं तो पहले अपने वॉल्यूम के बराबर, मान लीजिए कि ये मास m का डेंसिटी है रो जीरो, सपोज लेट डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज रो जीरो, रो जीरो डेंसिटी मान लीजिए, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू m बाई रो जीरो। इसी वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड का वेट होगा वो बायंट फोर्स लाएगा, बॉयंसी फोर्स ऊपर में लाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद कीजिए, कोई ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है पूरी तरह इमर्स होने के बाद, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है उसका वेट ही उसका बॉयंट फोर्स होता है। यानी इस मास का जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम के बराबर इस लिक्विड का जो वेट होगा वो बॉयंट फोर्स होगा, और नीचे इसका मास mg। इस तरह फोर्स जो कैलकुलेट किए थे पिछले बार हमने देखा था कि जो एयर में फोर्स था, रिपल्सिव फोर्स, वह 21 टाइम्स रिड्यूस हो गया था, यानी F बाई 21, F बाई 21, एंड T का कंपोनेंट यदि लें, चूंकि अल्फा ज्यों का त्यों है तो ऊपर में T डैश, सपोज T चेंज हो गया तो T डैश कॉस अल्फा बाई 2, और इस तरफ T डैश साइन अल्फा बाई 2।
अब यहां देखें इस तरफ जो फोर्स लग रहा है टी डैश साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू जो टेंशन का कंपोनेंट है दिस वे इज इक्वल टू एफ बाई 21 और टी डैश कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ऊपर में पॉइंट भी लग रहा है और नीचे में इसका वेट भी है। अब इस मास को वॉल्यूम इंटू रो जीरो लिखा जा सकता है, यानी वॉल्यूम इंटू रो जीरो दिस, और इस लिक्विड जो पॉइंट फोर्स लगा है इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू रो डेंसिटी इसका रो इंटू जी, भी रो जी, यानी यहां पे जो नीचे फोर्स लगेगा नीचे वह होगा रो जीरो माइनस रो इंटू वी इंटू जी। देखिए यहां भी वॉल्यूम है इस मास का, इस वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उस लिक्विड का वेट हो जाएगा रो भी जी, और इस मास का डेंसिटी यदि रो जीरो है तो रो जीरो भी जी इस मास का वेट होगा। तो अब एक दूसरे को डिवाइड कर दें, tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई रो जीरो माइनस रो इज इक्वल टू वी जी। अब tan अल्फा का ए वैल्यू था पहले और लिक्विड में आने के बाद ए वैल्यू हो गया। हमसे डेंसिटी पूछा जा रहा है, डेंसिटी ऑफ मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर, यानी रो जीरो क्या है ये पूछा जा रहा है। अब बड़ा ही सिंपल है, दोनों को इक्वेट कीजिए, दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमें मिलता है एफ बाई एम जी इज इक्वल टू एफ बाई tan अल्फा एफ 21 भी होना चाहिए, दिस 21 एफ बाई 21 इंटू रो जीरो माइनस रो भी जी, एफ कैंसिल। अब इस मास जी को इसको भी हम रो में लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं रो जीरो भी जी, चूंकि वही मास है, बॉल का मास है जिसका हमने डेंसिटी रो जीरो मान लिया, तो रो जीरो भी जी इज इक्वल टू दिस। अब इसको दोनों को इक्वेट करें तो भी जी कैंसिल, रो जीरो भी जी इज इक्वल टू 21 रो जीरो माइनस रो इंटू भी जी कैंसिल, दिस रो जीरो इज इक्वल टू 21 रो जीरो माइनस 21 रो। इस रो जीरो को इधर ले आए तो 20 रो जीरो और ए इधर आए तो 21 रो। अब देखें दिस मीन्स रो जीरो इज इक्वल टू 21 बाई 20 इंटू रो का वैल्यू 800 दिया हुआ है, दिस इज 21 बाई 20 इंटू 800, दिस मीन्स दिस 40 इसको कैलकुलेट करें, 4 इकाई 4 दूना 8 840 kg पर क्यूबिक मीटर।
दिस राइट। चौथा कह रहा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग सॉरी, ये स्ट्रिंग होना चाहिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग रिमेन्स अनचेंज्ड। इसमें कहना है कि टेंशन चेंज नहीं होगा, टेंशन बिल्कुल वही रहेगा। अब देखिए इसमें t इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2, t डैश इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2। यदि टेंशन सेम रहता तो बराबर के बाद का क्वांटिटी भी सेम रहता, लेकिन यहाँ f है, यहाँ f बाई 21 है, यानी t चेंज हो रहा है, तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग रिमेन्स अनचेंज्ड, फॉल्स। इसके बाद एक छोटा सा सवाल, 5 point charges each plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L. The force on point charge minus q at the center of hexagon is। देखिए इसमें एक रेगुलर हेक्सागन है, ये किस तरह का हेक्सागन है, मान लीजिए ये है ए बी सी डी ई एफ। अब कह रहा है कि 5 point charges प्लस क्यू आर प्लेस्ड। अब इस पर प्लस क्यू दिस, हमने 5 पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, पांच पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया। इसका लंबाई L कहा गया, मतलब A इसका लंबाई L है प्रत्येक का। द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। अच्छा, इसके सेंटर पर माइनस क्यू चार्ज रखा गया, दिस माइनस क्यू। तो कह रहा है कि इस पर फोर्स क्या लगेगा। अच्छा, इस सभी के कारण क्या फोर्स लगेगा। अब ए रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, ट्रायंगल हो या ऑक्टागन हो, इस सब में जितने भी साइड्स होते हैं, यदि सेंटर को लें तो सेंटर पर एक बार घूमे तो 360 डिग्री एंगल बनता है, एक बार घूमने पर 360 एंगल बनता है। यानी 360 को 6 भाग में बांटे तो 60 डिग्री, यानी इसको यदि मिला दिया जाए सभी वर्टिसेस से तो 6 ट्रायंगल बनेगा और प्रत्येक का यहाँ का एंगल 60 डिग्री होगा। साथ ही चूंकि रेगुलर हेक्सागन है, सेंटर से बराबर दूरी होगा सभी कॉर्नर्स का, यानी दिस एंगल ऑल्सो विल इक्वल टू दिस एंगल, यानी ए भी 60 होगा, ए भी 60 होगा, यानी ए जो ट्रायंगल बनेगा दैट विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल।
अब इसमें L यदि इसका लेंथ है तो इसका भी लेंथ L होगा, इसका भी लेंथ L होगा। अब यहां देखें प्लस Q जो A पर रखा हुआ है और जो D पर प्लस Q चार्ज है, माइनस Q यहां से भी दूरी L है, ये भी दूरी L है। ये माइनस Q को इस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा। चूंकि दोनों चार्ज का क्वांटिटी भी एक ही है, Q माइनस Q, Q माइनस Q, दोनों का डिस्टेंस एक ही है। अतः जितना फोर्स से पॉइंट ए पर रखा हुआ चार्ज इसको खींचेगा उतना ही फोर्स से खींचेगा, यानी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। माइनस Q पर किसी भी तरफ रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है इस डायरेक्शन में। इसी तरह इस डायरेक्शन में भी किसी तरह का रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगा इस पर। जितना फोर्स इधर लाएगा इतना इधर लाएगा। केवल अनबैलेंस्ड एक ही फोर्स लाएगा बी के कारण, सेंटर पर रखे हुए माइनस Q पर, और इसके बीच का डिस्टेंस है L, इसलिए दैट फोर्स विल बी Q स्क्वायर माइनस बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर, दिस मच। ए फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ए फोर्स इसको बैलेंस करेगा, केवल यही फोर्स है जो इस पर लगेगा। नेट रिजल्टेंट फोर्स इज दिस, यानी एट द सेंटर द हेक्सागन इज दिस, इतना न्यूटन, दिस न्यूटन फोर्स लगेगा। ओके, क्लियर? Two equal positive point charges are separated by a distance 2a. दो पॉजिटिव चार्ज Q प्लस और a 2a डिस्टेंस, डिस्टेंस a डिस्टेंस है, दो a डिस्टेंस से सेपरेट। The distance of a point from center of line joining two charges on equatorial line at which the force experienced by Q0 becomes maximum। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन यानी इस लाइन पे एक चार्ज Q0, लेट x डिस्टेंस पर एक चार्ज Q0, तो कह रहा है कि इसके द्वारा एक्सपीरियंस्ड Q0, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 बिकम्स मैक्सिमम। अब देखिए इस पर जो फोर्स लगेगा इस दोनों के कारण लगेगा, इसके कारण x यानी इसका डिस्टेंस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी Q0 पर लगता हुआ फोर्स दिस वे F इज इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी दिस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलर फोर्स इधर भी लगेगा इस डायरेक्शन में F। अब ये एंगल यदि थीटा हो तो दिस एंगल आल्सो विल थीटा। यदि दोनों फोर्स का कंपोनेंट हम इस तरफ लें तो 2F cos थीटा, और इस तरफ का कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट कैंसिल टू ईच अदर, यानी रिजल्टेंट फोर्स 2F cos थीटा, जबकि cos थीटा को हम कह सकते हैं दिस इज x डिवाइडेड बाई रूट a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, cos थीटा को कहा जा सकता है। यानी टोटल फोर्स FR कहें, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 2F cos थीटा, 2F यानी Q0
डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें 2f cos थीटा, cos थीटा मीन्स x बाई दिस, यानी x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यानी रिजल्टेंट फोर्स एफ आर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो गया 2q0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस कांस्टेंट x a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, एफ आर इज इक्वल टू दिस। अब एक कह रहा है force becomes maximum, force experienced by q0 becomes maximum, ये फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। ये फोर्स मैक्सिमम कैसे होगा? ये कांस्टेंट है, इसमें ए कांस्टेंट है, ए एक्स वेरिएबल है, तो ए जब तक मैक्सिमम नहीं होगा तब तक एफ मैक्सिमम नहीं होगा। यानी इसके वैल्यू पर डिपेंड करता है कि एफ मैक्सिमम है या मिनिमम। यानी मिनिमम मैक्सिमा जो हम लोग कैलकुलस में देखते हैं डिफरेंशिएशन में, यदि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, सपोज इसका वैल्यू y हम ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, y वैल्यू ले लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं x से, dy बाई dx, डिफरेंशिएट करके dy बाई dx को जीरो करके x का वैल्यू निकालेंगे, जो x का वैल्यू होगा वह f का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को देगा। तो दिस इज डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3, डिनोमिनेटर यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर √3/2 इंटू DC ऑफ न्यूमरेटर यानी x का 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू DC ऑफ डिनोमिनेटर, तो दिस इज 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1 यानी हाफ इंटू 2x, 2 कैंसिल। अब देखें इसको यदि हम जीरो करें तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये यदि हम जीरो करें तो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर और 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ। इसको यदि काट दें तो 3/2 में से हाफ गया, ये पावर खत्म हो जाएगा। क्लियर? 3/2 माइनस 1/2 यानी 1, यानी दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को उधर ले जाए 2x स्क्वायर, दिस मीन्स a इज इक्वल टू √2x
यानी x, हमें x निकालना है पोजीशन, x इज इक्वल टू a/√2। अब चूंकि यहां दे रहा है एक्सपीरियंस बाई बिकम मैक्सिमम a/√x, यानी x का वैल्यू √x यहाँ 2 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 2। क्लियर? देखिए इसको हमने ऐसे किया, 2a डिस्टेंस पर था, ये सारा दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एक सर्टेन डिस्टेंस x पर हमने फोर्स निकाला, टोटल फोर्स जो हमने निकाला इसको मिनिमम करने के लिए डिफ्रेंशिएट किया वेरिएबल x के साथ, और dy/dx को 0 हमने किया, तो एक इक्वेशन मिला हमें, इसे x का वैल्यू मिल गया। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेस्ड length and spring constant k is fixed at origin. This origin 0 0, यहां से एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, और इसका लेंथ कह रहा है नेग्लिजिबल है, स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेस्ड लेंथ, नेग्लिजिबल लेंथ है। ए पॉइंट particle of mass m carrying a positive charge q is attached to its other end. अदर end पर एक मास m को अटैच करते हैं जिस पर चार्ज q। The entire system is kept on a smooth horizontal surface when a point dipole p pointing to the charge q is fixed at origin. चलिए एक डायपोल हम लगाते हैं इस पर, ओरिजिन पर, ओरिजिन पे डायपोल, डायपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, यानी ए यदि माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, क्योंकि डायरेक्शन इसका क्यू की ओर है। When a point dipole p pointing charge q, अच्छा, pointing to the charge q is fixed at origin and the spring get extends to length L and attains new equilibrium position. If the point mass is now displaced slightly by this from its equilibrium position and released, it is found that frequency is this. ठीक, अब देखें P डायपोल मोमेंट का, एक डायपोल P डायपोल मोमेंट का, डायपोल हम यहाँ पे रखते हैं सेंटर पर, और इसके कारण इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, और रिपल्सिव फोर्स के कारण ये स्ट्रेच कर जाता है, दिस स्ट्रेचेज, यानी इस P के कारण L डिस्टेंस स्ट्रेच होता है, दिस M एंड Q। अब L डिस्टेंस, अब यहाँ पर देखें ये डायपोल है, डायपोल इस पर फोर्स लगाता है Q पर, डायपोल हम इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी
इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होता है, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। दोनों बहुत ही छोटे डिस्टेंस, मतलब बहुत नज़दीक, एक स्मॉल डिस्टेंस पर होता है, मान लीजिए 2a डिस्टेंस पर है। अब इसके एक्सिस पर, कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई चार्ज Q रखा है, सपोज Q पर यदि फोर्स हम निकालना चाहें, इस Q चार्ज पर फोर्स निकालना चाहें और इसके बीच का दूरी सपोज R है, तो दैट विल बी 2k। k को लिखते हैं 1/4πε0। तो 2kp, p यहां पर डायपोल मोमेंट p बाई r3, r डिस्टेंस एक्सियल के केस में होता है। और यही यदि इक्वेटोरियल r पर हम लेते हैं तो इसका वैल्यू kp/r3 होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये हम कर लें कि 2kp/r3 ये फोर्स लगेगा, यानी L डिस्टेंस है और ए P डायपोल है, तो इस पर इस तरफ लगने वाला फोर्स 2kp/L3, 2kp/L3 होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण फोर्स। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इसलिए फोर्स का, स्प्रिंग का भी एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा। L चूंकि ये स्ट्रेच हुआ और K इसका ये है फोर्स कांस्टेंट है, तो K × L दिस रहेगा। यानी यहां पर हम लिखेंगे KL = 2kp। यहाँ पे देखिए K 2 हो रहा है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट का K हो रहा है और एक इसका हो रहा है, इसलिए इस K को हम हटाएंगे और इस K के बदला 4πε0 ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी इसके बदला हम लिखेंगे 2p 4πε0 L3, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए ओके, KL = दिस, चूंकि इक्विलिब्रियम में। अब इसे कहा जा रहा है कि डेल से हम डिस्प्लेस किए, डेल एल से हमने डिस्प्लेस किया, तो इसका फ्रीक्वेंसी ये होता है। अब डेल एल से इसको डिस्प्लेस करते हैं, P। अब इसे सपोज डेल एल डिस्टेंस से हमने डिस्प्लेस किया, इसको यहाँ पर आ गया MQ। ये ओरिजिनल डिस्टेंस L था, सॉरी स्ट्रेच डिस्टेंस, और डेल एल से हमने डिस्प्लेस किया। अब डेल एल से डिस्प्लेस करने पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वह अब हो जाएगा L + डेल एल × K। पहले डिस्टेंस KL था, अब रिस्टोरिंग फोर्स KL + डेल एल। और बाहर का जो फोर्स है, यानी रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू दिस, ये हो जाएगा F = 2p 4πε0 L + डेल एल का होल क्यूब। चूंकि डेल एल बढ़ा तो ये भी फोर्स चेंज होगा और रिस्टोरिंग भी चेंज होगा। अब हाँ, बस हो गया। अब इसमें
हम देखेंगे रिस्टोरिंग टोटल रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। तो दिस F बाहर की ओर लगता हुआ फोर्स और ये अंदर की ओर, तो K L प्लस डेल एल माइनस 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 L प्लस डेल एल का होल क्यूब। दिस KL प्लस K डेल एल माइनस, अब इसे 2P 4 पाई एप्सिलॉन 0 L को यदि कॉमन निकालें तो L क्यूब, और अंदर में 1 प्लस डेल एल बाई एल माइनस क्यू, ये ऊपर कर देंगे ऊपर, यानी इसको लिख सकते हैं के एल प्लस के इंटू डेल एल माइनस 2P 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल क्यूब इंटू 1 माइनस, देखिए ये 1 प्लस डेल एल अपॉन एल के होल क्यूब माइनस 3 को लिखा जा सकता है 1 माइनस 3 डेल एल बाई एल, एग्जैक्ट उसी तरह हम लोग लिखेंगे। तो एल क्यूब 1 माइनस 3 डेल एल बाई एल, दिस इज के एल प्लस के डेल एल माइनस 2P 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल क्यूब प्लस 3 दूना 6P डेल एल डिवाइडेड बाई एल 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल पर पावर 4। अब के एल यहाँ देखें, के एल 2P दिस, यानी दिस कैंसिल हो गया। अब के एल कैंसिल हो गया। अब K इंटू डेल एल जो नेट फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होगा, दिस इज K प्लस KL माइनस दिस, यानी 1 माइनस 3 ओके। This one plus this into del L K प्लस, ओके ठीक है, पहले K प्लस 6P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 L पर पावर 4 इंटू डेल एल। अब A जो है दिस, A फोर्स कांस्टेंट K के बराबर होगा, A टोटल फोर्स कांस्टेंट K के बराबर होगा। अब K के बराबर तो हम लोग इससे डेल निकाल सकते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू 1 बाई टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K के जगह इसको पुट करेंगे और डेल का वैल्यू निकलेगा। ओके, इस क्लास में इतना ही, ये आपका होमवर्क रहा। आप नेक्स्ट क्लास में हम एक और लेक्चर 2 में हमने होमवर्क दिया था, और ये आप कैलकुलेट करें इसको। फिर अगला हम स्टार्ट करेंगे डायपोल्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, थैंक यू।